400 प्रदर्शनकारियों की मौत, 40 बच्चे और महिलाओं का कत्लेआम, हजारों घायल और उसके बाद अब यह कहना कि इनमें 99% भाई हैं। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी तेजी से पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में अपना रंग बदला है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। पीओके में आंदोलन कर रही जेएएसी के मुताबिक जून के पहले हफ्ते से अब तक पाकिस्तान की पुलिस और सेना की गोली से 400 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और इसके बाद भी जब मुनीर और शहबाज इस आवाम को नहीं रोक पाए तो बैकफुट पर आते हुए 99% लोगों को देशभक्त भाई बताने लगते हैं। वाह, गजब है। सवाल है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सेना आम लोगों को क्यों मार रही है। 2024 में बिजली आटे से शुरू हुआ आंदोलन 2026 में पीओके की 12 रिजर्व सीट्स और इस्लामाबाद के राजनीतिक कंट्रोल के खिलाफ आंदोलन कैसे बन गया और क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी, वही जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, पीएमएलएन, उसको चुनाव के बीच उसी आंदोलन के सामने अपनी भाषा, अपनी टोन क्यों बदलनी पड़ी और बंदूक की गोली से भाईचारे पर आना पड़ा। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सब बताता हूं। सबसे पहले आप जेएएसी को समझिए। जेएएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पीओके में जन आंदोलन कर रही है। ये पार्टी, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसमें व्यापारी संगठन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वकील हैं, नागरिक समूह हैं, सिविल सोसाइटी है, स्थानीय संगठनों के लोग शामिल हैं और इसका प्रभाव खासतौर पर पीओके में है, जिसको पाकिस्तान एजेके यानी आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। हालांकि वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर रखा है। 2024 में इस पार्टी का आंदोलन बिजली की कीमत, आटे की कीमत और महंगाई जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसकी मांगें बढ़कर सरकारी खर्च, एलीट प्रिविलेजेस, टैक्सेशन, गवर्नेंस और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच गई। अब इसका सबसे विवादित राजनीतिक मुद्दा एजेके की असेंबली में 12 रेफ्यूजीज रिजर्व सीट्स को खत्म करने या बदलने की मांग। पीओके में लोगों ने सड़क पर उतरकर सवाल पूछा कि जिस इलाके में मंगला जैसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पैदा होने वाली बिजली स्थानीय लोगों को इतनी महंगी क्यों मिल रही है। लोगों की मांग थी कि उन्हें बिजली उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के आसपास मिले। दूसरी बड़ी मांग थी सस्ता आटा। महंगाई बढ़ रही थी, बिजली के बिल बढ़ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि उनके ही संसाधनों का फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को मिल रहा है, जबकि पीओके के लोगों को राहत नहीं मिल रही। मई 2024 में इसी बात को लेकर आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पीओके में शटडाउन और चक्का जाम तक हो गया। फिर हुआ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव। कम से कम 3 नागरिकों और एक पुलिस के जवान की मौत हो गई। यानी 2024 में सवाल था बिजली कितने की मिलेगी, आटा कितने का मिलेगा। लेकिन यही आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े सवाल में बदलने लगा। पीओके के फैसले आखिर कौन करेगा। फिर आया 2025। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौते होते हैं। जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को एक बड़े चार्टर में बदल दिया। अब सिर्फ बिजली और आटा नहीं था, मांगों की संख्या 38 तक पहुंच जाती है। इनमें बिजली की कीमत, आटे पर सब्सिडी, एलीट प्रिविलेजेस खत्म करने, गवर्नेंस सुधारने, अकाउंटेबिलिटी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे शामिल थे। और यही से कहानी में आया सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा, पीओके की असेंबली की 12 रिजर्व सीट्स का। आगे बढ़ने से पहले यह भी समझ लीजिए कि ये 12 सीटें क्या हैं। दरअसल पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीटें ऐसे कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्व है जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाकर बसे थे। ये पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हो, लेकिन इन 12 सीटों के लिए वो वोट कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कोई लाहौर में रह रहा है, कोई पेशावर में रह रहा है, कोई कराची में रह रहा है, तो भी वहां पर उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे जब पीओके के इन 45 सीटों का चुनाव होगा और वहां वो वोट डाल सकते हैं। कागज पर मकसद था उन विस्थापित लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। लेकिन जेएएसी का आरोप है कि इन सीटों की वजह से पीओके में रहने वाले लोगों के राजनीतिक ताकत पर बाहर बैठे लोगों का प्रभाव पड़ता है और यही से विवाद बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि इन 12 सीटों का संबंध सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, इनका संबंध सरकार बनाने के गणित से भी है। जेएएसी का कहना है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद का पीओके की पॉलिटिक्स पर प्रभाव बढ़ता है
जबकि आंदोलनकारी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे इलाके की सरकार हम चुनेंगे या इस्लामाबाद। यही वजह है कि 2026 में आंदोलन का रंग बदल जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सरकार 37 मांगे स्वीकार कर चुकी है और सिर्फ रेफ्यूजी सीट्स का मुद्दा बाकी है, क्योंकि उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां हैं। लेकिन जेएएसी के लिए यही एक मांग सबसे महत्वपूर्ण बन गई। क्यों? क्योंकि बाकी मांगे तो आर्थिक थी, यह मांग सीधे सत्ता के ढांचे पर सवाल उठाती है, 12 सीटों वाली। फिर आता है चुनाव और यहीं पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। पीओके में चुनाव होने वाले थे। जेएएसी ने आंदोलन तेज किया और चुनाव के बायकॉट की अपील की। ध्यान रखिए, सत्ताधारी पार्टी पीएमएलएन के लिए पीओके का चुनाव सिर्फ एक सामान्य रीजनल इलेक्शन नहीं है। इससे देश दुनिया में अपनी एक्सेप्टेंस का नैरेटिव तैयार करती है वो पार्टी, क्योंकि पीएमएलएन को उम्मीद थी कि वो यहां सत्ता में वापसी कर सकती है और हुआ भी यही है। पहले 2 फेजेस में पीएमएलएन ने 3 में से 2 फेज की 34 में से 24 सीटें जीत ली और सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ जेएएसी अभी भी चुनाव का बायकॉट कर रही थी। यानी एक तरफ पीएमएलएन चुनाव जीत रही थी और दूसरी तरफ जिस इलाके में चुनाव हो रहा था वहां एक बड़ा सिविल मूवमेंट चुनाव की लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहा था। फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक टकराव। प्रदर्शनकारी सड़क पर, पुलिस उनके सामने, सेना उनके सामने, और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। 2026 के इस पूरे संकट में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। जून में शुरुआती क्लैशेस में कम से कम 11 लोगों की मौत की रिपोर्ट आई। बाद में रिपोर्टिंग में मौतों की संख्या बढ़ी। और यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। जेएएसी का दावा है कि जून से अब तक 400 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। जेएसी के मुताबिक इनमें 40 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए, यानी सामने से गोली मारी गई होगी। जबकि पाकिस्तानी सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करती। पीओके में यह पिछले कई वर्षों का सबसे गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट बन चुका है। और फिर पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? पहले सरकार ने प्रोटेस्टर्स पर सवाल उठाए, उन्हें एंटी स्टेट एलिमेंट से जोड़ा गया, मिलिटेंट एलिमेंट्स की मौजूदगी के आरोप लगाए गए। सरकार ने जेएएसी को भी प्रतिबंधित कर दिया। और फिर वही पाकिस्तान सरकार चुनाव के बीच अचानक अपनी भाषा बदलने लगी। यही आता है राणा सनाउल्लाह का वो बयान। पीओके में चुनाव के तीसरे चरण से पहले शनिवार को एक रैली में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जेएएसी से जुड़े 99% लोग हमारे देशभक्त भाई हैं, जिनको वो सामने से गोली मार रहे थे, जिनको उनके सैनिक, उनके पुलिस वाले कत्लेआम जिनका कर रहे थे, अब उनको उन्हीं के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कहते हैं कि भाई ये लोग तो हमारे 99% देशभक्त भाई। क्या रंग बदला है। उन्होंने कहा कि अगर पीएमएलएन 2/3 बहुमत से सरकार बनाती है तो वो जेएएसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में विवाद को सुलझाना सरकार का पहला काम होगा, जो अभी तक नहीं किया उन्होंने। जहां वो गोली चला रहे थे, शहबाज और मुनीर की सेना जहां गोली से उनका सामना कर रही थी, अब वो कह रहे जी हम बैठक करेंगे, चुनाव में जीत जाएंगे तो। लेकिन क्यों? जरा इस बदलाव को समझिए। कल तक कह रहे थे कि ये लोग समस्या है, फिर कहा इनमें मिलिटेंट्स हैं, और अब कह रहे हैं कि 99% लोग हमारे देशभक्त भाई हैं। यानी आंदोलन वही है, लोग वही हैं, मांगे वही हैं, लेकिन चुनाव के बीच सत्ता की भाषा बदल गई है साहब। सवाल है इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अब मामला चुनाव का था। पीएमएलएन को पता था कि अगर पीओके के बड़े हिस्से में यह परसेप्शन बन गया कि इस्लामाबाद के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को फोर्स से दबाया जाएगा तो चुनाव जीतना मुश्किल होगा, और उससे भी बड़ा उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठेंगे। और दूसरा खतरा था 12 रिजर्व सीट्स, क्योंकि पीएमएलएन खुद इन रेफ्यूजी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी। लेकिन इन प्रदर्शनों के दौरान एक और बड़ी चीज हुई। पाकिस्तान से पीओके की आजादी के नारे लगने लगे। पाकिस्तान ने इशारों में कहा कि भारत इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पीओके में चल रहे प्रोटेस्ट्स पाकिस्तान की दशकों लंबी सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन, डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का परिणाम है। भारत ने कहा कि इस्लामाबाद को लोगों की शिकायतों का जवाब देने की बजाय एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 19 जून को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने पीओके में प्रोटेस्ट्स और रावला कोर्ट में किलिंग्स का मुद्दा उठाया
और कहा कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक चैलेंजेस से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर का इस्तेमाल कर रहा है। 7 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने भी पीओके की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। यूएन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। और वैसे भी पीओके तो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान चाहे जो कहे, अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की हर हरकत का निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने दोहराया है कि पाकिस्तान से बातचीत केवल पीओके पर होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सब के बावजूद क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या मुनीर और शहबाज की सेना के अकल ठिकाने आएगी और आम नागरिकों का कत्लेआम करना वो बंद करेंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।